हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉटनी 2018 का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग ये सॉल्व करने वाले हैं। और ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर है। इनमें जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 9 मार्क्स के आते हैं। और इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 30 होती है। इसमें पहला क्वेश्चन है पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और ये 2019 में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि पॉलीटीन गुणसूत्र क्या है। तो यह गुणसूत्र बहुसूत्रीय होते हैं। यह लार ग्रंथियों, मेलपिघी नलिकाओं, ड्रोसोफिला की इपीथीलियम स्तर तथा कुछ डायप्टेरिया की लार्वावस्था में पाई जाने वाली वसाकाय में पाए जाने वाली महागुणसूत्र होते हैं। इनमें 512 से लेकर हजारों तक सूत्र पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्परिवर्तन क्या है। ऐसे कारक जिनसे जीवों में उत्परिवर्तन की क्रिया को प्रेरित किया जाता है उत्परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे विकिरण, रासायनिक पदार्थ आदि। तीसरा है NBRI का पूरा नाम लिखिए। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान। चौथा क्वेश्चन है सहप्रभाविता क्या है। जब दोनों युग्म विकल्प समान रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तो यह सहप्रभाविता कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किसने की। तो इसकी खोज हैकेल द्वारा की गई। छठवां क्वेश्चन है पराऑक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम लिखिए। तो परऑक्सीडेज, कैटेलेज, डी एमिनो ऑक्सीडेज तथा यूरेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो पराऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है एक जीन एक एंजाइम संकल्पना क्या है। तो जो यह संकल्पना है यह बीडल व टोटम ने 1948 में प्रस्तावित की कि एक एंजाइम का संश्लेषण जीन द्वारा ही किया जाता है। यह धारणा एक जीन एक विकिर प्रकल्पना कही जाती है। इस हेतु इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने प्रयोग न्यूरोस्पोरा नामक लाल फफेंदे पर किए। शर्करा लवण एवं बायोटिल माध्यम में न्यूरोस्पोरा ग्लूकोज से आर्जिनिन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करती है। आर्जिनिन का निर्माण अनेक पदों के माध्यम से होता है। प्रत्येक पद में एक एंजाइम द्वारा संपन्न किया जाता है। फिर आठवां क्वेश्चन है प्रभाविता का नियम क्या है। तो एक या एक से ज़्यादा वैकल्पिक लक्षणों वाले जीवों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो F1PD में प्रकट लक्षण प्रभावी लक्षण होते हैं और जो लक्षण F1PD में प्रकट नहीं हो पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर है डुप्लीकेट जीन के जीन प्रारूप का अनुपात क्या है। तो 1:2:2:4 अनुपात 1:2:1:1 मतलब कि 12, 24, 12, 121। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है 2 नंबर का कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों को समझाइए। और ये क्वेश्चन 2017, 16 और 13 में रिपीट हुआ है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की संरचना, कार्य, प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 2017 और 2015 में आया हुआ है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक शब्द माइटो जिसका अर्थ है धागा तथा कॉन्ड्रियन मतलब कणिका से मिलकर बना है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कणिका में तंतु सदृश अंग होते हैं जो खाद्य पदार्थों की जो स्थितिज ऊर्जा को जैविक कार्यों के लिए गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए अनेक जैव रसायन क्रियाएं लगातार होती रहती है, इसलिए इन्हें कोशिका के ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब है माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास कि कोलिगन ने सर्वप्रथम इन कोशिकाओं को कीटों की पेशियों से अलग किया। फ्लेमिंग ने इस रचना को फाइला नाम दिया। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट की संज्ञा दी और बेंडा ने इन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह वयस्क लाल रक्त मतलब कि आरबीसी को छोड़कर प्रत्येक ओक्सी कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति व परिमाप। आकृति में ये अंग धागे नुमा छोटी कणिका के समान होते हैं। इनका व्यास 0.5 माइक्रोन मीटर तथा 3 से 5 माइक्रोन मीटर होता है।
इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका में 500 से 2000 तक हो सकती है। फिर है इसकी लोकेशन कि यह कोशिका में किस जगह पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया समान रूप से बिखरे रहते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ सबसे अधिक उपापचय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती रहती है। अब बात करते हैं कि रचना की। तो यह दोहरी झिल्ली वाली कोशिकीय अव्यय है। बाहरी झिल्ली एक सपाट रचना के समान होती है जबकि आंतरिक झिल्ली वलयित होती है। पौधों में इन वलयों को नलिकाएं एवं प्राणी कोषों में इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली झिल्ली होती है और बाहर वाली झिल्ली होती है, उन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की झिल्ली की 2 सतह होती है, बाहरी तथा परिसूत्र कणिकीय स्पेस की ओर की सतह को साइटोसोल अथवा सी फेस कहते हैं और अंदर की सतह जिसे मैट्रिक्स एस अथवा एम फेस कहते हैं। अंदर की झिल्ली अनेक स्थानों पर मुड़कर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी की सतह पर टेनिस रैकेट के समान 70 से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। वृंत पर लगे हुए कणों को F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम भी कहते हैं। जो प्रकाश श्वसन की लघुत्तम इकाई है वो ऑक्सीसोम ही है। आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन के लिए आवश्यक एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीकरण तथा फास्फेटीकरण में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कोष्ठ में भरे मैट्रिक्स के क्रेब्स चक्र में विकृत डीएनए 70S प्रकार के राइबोसोम तथा आरएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए में साइटोसिन की मात्रा एडेनिन व थाइमिन से अधिक होती है। यह इसका संगठन, इसमें 65 से लेकर 70% तक प्रोटीन पाई जाती है, 25 से लेकर 30% तक लिपिड्स पाई जा सकती है। आरएनए 0.5% होता है और जो डीएनए होता है ये सूक्ष्म मात्रा में होता है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। इसके अंदर ये क्रिस्टीनुमा जो पाए जा रहे हैं ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं। इसकी बाहरी सतह, अंदर की सतह क्रिस्टीनुमा आकृति का निर्माण करती है। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। यह श्वसन स्थल है। क्रेब्स चक्र यह मैट्रिक्स में होती है जिसमें कोशिका द्रव्य में हुई ग्लाइकोसिस के बाद होने वाला पायरुविक अम्ल भाग लेता है। दूसरा है ऑक्सीकारी फास्फेटीकरण, यह ऑक्सीसोमों में होती है। इसका जो दूसरा कार्य है, हरित लवक युक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीसोम व हरित लवक में सम्मिलित रूप से प्रकाश शोषण होता है। डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम के पाए जाने के कारण इनमें प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। चौथा है, इनमें श्वसन के पश्चात बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती रहती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अथवा में जो कृष्णता के गुणसूत्र की आकार की कार्य संरचना के बारे में लिखना है वो है गुणसूत्र की संरचना। जीवों में केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ है। जीवों में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित रहते हैं परंतु यह गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई नहीं देते हैं। अतः पतले तंतु उलझे हुए क्रोमेटिन जाल के रूप में केंद्रक में व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र तंतुमय आकार के होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई देते हैं। इनसे पहले ये क्रोमेटिन जाल के रूप में उलझे हुए केंद्रक में व्यवस्थित रहते हैं। सरल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में डीएनए वलाकार एकल गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह कोशिका द्रव्य से अलग और गुणसूत्रों में स्वतः जनन की क्षमता भी पाई जाती है। फिर है गुणसूत्र की आकार की, मतलब कि गुणसूत्र का आकार कैसा है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसमें डिटेल से सब कुछ लिखना है। तो कोशिका विज्ञानियों के अध्ययन के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र एक सीमांत कला द्वारा आवृत रहता है। मतलब कि गुणसूत्र के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किए जाने पर पाया कि गुणसूत्रों के चारों ओर पेलिकल की स्थिति या उपस्थिति कुछ निश्चित नहीं है। मतलब कि गुणसूत्र के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो कोशिका विभाजन की अंतर अवस्था में गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं
तथा क्रोमेटिन जाल के रूप में केंद्रक में व्यवस्थित रहते हैं, परंतु गुणसूत्र समसूत्री विभाजन के दौरान मध्य अवस्था में सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्व अवस्था के प्रारंभ में अक्रिस्टलीय धात्री के मध्य गुणसूत्र पतले धागे समान एक अर्ध गुणसूत्र युक्त दिखाई देने लगते हैं। यह गुणसूत्र एकक कहलाते हैं। इसका मतलब है यह है कि अर्धसूत्र विभाजन की जो मध्य अवस्था आती है उससे पूर्व गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बने हुए रचना के समान दिखाई देते हैं, तो इन गुणसूत्रों को एकक कहते हैं, एकक गुणसूत्र कहते हैं। फिर है मध्य अवस्था में अत्यधिक कुंडलित एवं संघनित गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। मध्य अवस्था में ही गुणसूत्र दो और अर्ध गुणसूत्र द्वारा निर्मित दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। गुणसूत्र क्रोमेटिड द्वारा बने हुए होते हैं। तो गुणसूत्र का आणविक संगठन, अब गुणसूत्र जिस क्रोमेटिन के द्वारा बने हुए होते हैं वो क्रोमेटिन भी दो प्रकार की होती है। पहली है यूक्रोमेटिन और दूसरी है हेट्रोक्रोमेटिन। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर एक सक्रिय है तो दूसरी निष्क्रिय है। जैसे कि जो यूक्रोमेटिन है ये सक्रिय होती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ये निष्क्रिय होती है। यह कोशिका विभाजन की अवस्था में सघन व गहरी हो जाती है, तो यह हल्के व अकुंडलित रंग की होती है। फिर है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन, मतलब कि गुणसूत्र किन किन रासायनिक चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो गुणसूत्र डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो पहला है डीएनए। डीएनए की मात्रा प्रत्येक जाति में स्थिर रहती है। गुणसूत्रों में डीएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह एक पीढ़ी से लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो यह जीवन की समस्त क्रियाओं तथा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व बरकरार रखता है। फिर है आरएनए। गुणसूत्रों से संबंधित आरएनए कुल डीएनए के भार का 5% ही पाया जाता है। इसे क्रोमोसोमल आरएनए भी कहते हैं, मतलब कि गुणसूत्रीय आरएनए भी कहते हैं। फिर तीसरी है प्रोटीन। इसमें 80% जो है हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, और ये हिस्टोन प्रोटीन होती है क्षारीय एमिनो अम्लों के द्वारा बनी हुई होती है। तो हिस्टोन प्रोटीन आर्जिनिन व लाइसिन क्षारीय एमिनो अम्ल की अधिक मात्रा से बना क्षारीय प्रोटीन है। गुणसूत्र में उपस्थित प्रोटीन का 80% क्षारीय होता है, जो हिस्टोन कहलाता है। हिस्टोन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें H1, H2A, H2B, H3 तथा H4 मुख्य है। अब है गुणसूत्रों के प्रकार। तो प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, तो ये अगर ये प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र हैं तो ये जो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं, तो ये उन्हीं में पाए जाएंगे। दूसरा है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित प्रत्येक गुणसूत्र एक लंबा डीएनए अणु होता है, जो केंद्र के अंदर पैक अवस्था में रहता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग 1 करोड़ अणु भार का वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। फिर है क्लोरोप्लास्ट गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के हरित लवक में उपस्थित डीएनए अणु लगभग 40 माइक्रोन लंबा व वर्ताकार होता है। फिर है विशिष्ट गुणसूत्र। तो पादपों में कुछ गुणसूत्र आकार, प्रकार एवं प्रकृति से भिन्न होते हैं। यह विशिष्ट गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र निम्न प्रकार है, जैसे बी गुणसूत्र, एम गुणसूत्र, मेगा गुणसूत्र, लैम्प ब्रूस गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र। फिर है गुणसूत्र के कार्य। तो गुणसूत्र जीन्स के वाहक होते हैं। इनके द्वारा प्रत्येक यूकैरियोटिक जीव की मात्र कोशिका से संतति कोशिका में जीन का संचरण होता है। यह जीवों के गुणों के विकास तथा उनकी वंशागति को नियंत्रित करती है। प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या और प्रकार स्थायी होता है। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र डीएनए को सुरक्षित रखता है। डीएनए अणु प्रोटीन द्वारा क्रोमेटिन रेशों में उपस्थित होता है। फिर है गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के द्वारा ही प्रत्येक जाति अपना विशिष्ट पहचान बनाती है। आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।